यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। मेरी बात समझो हिमांशी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे दादा को मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता, वैसे भी उनके पास सिर्फ आधे घंटे बचे हैं। हरिदास नेमा ने चिल्लाते हुए हिमांशी से कहा। इस वक्त हिमांशी बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। अभय ने जब हिमांशी के दादा की हालत देखी तो वो भी घबरा गया था। अभय ने जोरा की तरफ देखते हुए कहा, ना जाने हरिदास नेमा ने कौन सी दवाई सिंघानिया जी को दी है। अब सिर्फ मेहिका ही सब सही कर सकती है। तुमने उससे बात की? कहाँ पर है वो? मेहिका और खुशी यहाँ के लिए निकल चुके हैं, किसी भी वक्त आते होंगे, जोरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कमरे के बाहर शोर मचा हुआ था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हिमांशी सिंघानिया ने हरिदास नेमा को बाहर निकला दिया था। ठीक उसी वक्त भीड़ के बीच में हिमांशी के दूसरे अंकल दमोश सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, हिमांशी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे दादाजी की जान खतरे में है। इस वक्त तुम्हारे सामने शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर खड़ा है, उसके बाद भी तुम उनसे इलाज नहीं करवा रही हो अपने दादाजी का। ये सब क्या चल रहा है? अपने अंकल की बात सुनकर हिमांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसकी नज़र सिर्फ घर के मेन डोर पर थी। वो मेहिका का इंतजार कर रही थी। जब हिमांशी ने दमोश सिंघानिया को कोई जवाब नहीं दिया तो दामोश सिंघानिया चिढ़ते हुए बोले, हिमांशी, कहीं तुम ये सब रॉयल बैंक में अपनी हिस्सेदारी को और मजबूत करने के लिए तो नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारे लिए पैसा ज़्यादा जरूरी है? ये सुनकर हिमांशी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं पैसे के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ अंकल। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है, वो दादाजी का अच्छे से इलाज करेगी। मुझे हरिदास नेमा पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोग चौंक गए। सब एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करने लगे। एक आदमी हिमांशी की तरफ देखते हुए सामने खड़े आदमी को फुसफुसाते हुए बोला, लगता है हिमांशी का दिमाग खराब हो गया है। इस शहर में हरिदास नेमा से बढ़िया डॉक्टर कहाँ मिलेगा? सही कहा तुमने, सब प्रॉपर्टी का चक्कर है। ये अमीर लोग पैसों से ज्यादा किसी चीज को जरूरी नहीं समझते। अब न जाने क्या होगा, दूसरे आदमी ने कहा। उसी समय अभय ने अपना हाथ हिमांशी के दादाजी पर फेरना शुरू कर दिया और मन ही मन बोला, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक से घर का दरवाजा खुल गया। मेहिका और खुशी घर के अंदर आ चुके थे। जब सबकी नज़र मेहिका और खुशी पर पड़ी तो सब चौंक गए। तभी हरिदास नेमा ने मेहिका की तरफ देखा और गुस्से में देखते हुए कहा, इस लड़की पर भरोसा है तुम्हें? ये क्या कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये जान बचा भी पाएगी। हाँ, सही कहा तुमने हरिदास, मुझे भी नहीं लगता कि ये लड़की कुछ कर सकती है। 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, कुछ एक्सपीरियंस भी है इसे, दमोश सिंघानिया ने चिढ़ते हुए कहा। उधर मौजूद सभी लोगों को मेहिका से कोई भी उम्मीद नहीं थी। तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो हिमांशी, अपने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तुमने एक नौसिखिया डॉक्टर को बुला लिया, दामोश सिंघानिया ने गुस्से में कहा। ये सुनकर हिमांशी दामोश को घूरते हुए बोली, अगर मेहिका दादाजी को नहीं बचा पाई तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज आपके नाम कर दूंगी अंकल, और ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर दमोश सिंघानिया के साथ साथ उधर मौजूद सभी लोग चौंक गए। हरिदास नेमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हारे दादा की जान भगवान ही बचा सकते हैं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोलकर हरिदास नेमा अपने आदमियों के साथ घर के बाहर जाने लगा। तभी अचानक से अभय की आवाज़ घर में गूंज उठी, वहीं रुक जाओ हरिदास, तुम अभी नहीं जा सकते। हरिदास नेमा अपनी जगह पर रुक गया। अभय उसके सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी मत जाओ हरिदास, अभी तो तुम्हें मेहिका को ऑपरेशन करते हुए देखना है, अपनी हार देखनी है तुम्हें। ये सुनकर हरिदास नेमा गुस्से में बोला, अपनी जुबान पर काबू रखो अभय,
आज अगर यमराज भी नीचे आ जाएगा तो भी हितेश सिंघानिया की जान नहीं बच सकती। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यमराज के मुंह से जो जिंदगी छीन ले उसका नाम डॉक्टर मेहका है। और तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो सिंघानिया साहब की मौत को लेकर? क्या तुमने कुछ किया है? मैंने क्या? बिना बात के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। बहुत से बेवकूफ़ देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में अभय, लेकिन तुमसा नहीं देखा। हरिदास नेमा ने दांत पीसते हुए कहा। हरिदास नेमा की ये बात सुनकर अभय हंसते हुए बोला, मैं भी तुमसे यही बोलना वाला था। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो। अभय की इस बात का हरिदास नेमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो वहीं साइड में खड़ा हो गया। इस वक्त कमरे के अंदर मेहका, खुशी, अभय और हिमांशी थे। एक तरफ मेहका और खुशी हितेश सिंघानिया की बॉडी को ध्यान से देखकर इलाज करने का सोच रहे थे। दूसरी तरफ हिमांशी के दोनों हाथ जुड़े हुए थे। वो भगवान से अपने दादा की जान की भीख मांग रही थी। उसी समय मेहका ने हिमांशी की ओर देखा और सीरियस होकर बोली, हिमांशी, तुम्हें कमरे से बाहर जाना होगा। आई कांट अलाउ यू हियर। ये सुनकर हिमांशी ने भरी आंखों से अपने दादाजी की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चली गई। उसके जाते ही मेहका घबराते हुए बोली, अभय, इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर हरिदास ने अपने इंजेक्शन में जानबूझ के एकोनाइट जहर को मिलाया था। उसका असर मुझे भी दिख रहा है। देखो इनकी आंखें, ये खुली की खुली है। सांसें इनकी कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है। ये सुनकर अभय चौंक गया। वो कुछ देर अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। अचानक से अभय बोला, मेहका, तुम्हें याद है एक बार हमारे एक नाइट फाइटर को किसी ने एकोनाइट जहर पिला दिया था? तुमने उसके बाद भी उसकी जान बचा ली थी। कैसे किया था तुमने वो? अभय, तुम्हें ये समझन होगा कि जिस वक्त मैंने उस नाइट फाइटर की जान बचाई थी तब वो ज़्यादा सीरियस नहीं था। उसके पूरे बॉडी में जहर नहीं फैला था, लेकिन हितेश सिंघानिया की पूरी बॉडी में पूरे 10 इंजेक्शन लगे हैं, वो भी एकोनाइट के। मेहका धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर अभय भौचक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अचानक से खुशी बोली, मेहका, क्यों ना हम हितेश सिंघानिया के शरीर पर गोस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, क्या पता उससे इनकी जान बच जाए। गोस्ट इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन था जो किसी को भी मार सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल जहर को खत्म करने के लिए भी किया जाता था। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की थी। ये सुनकर अभय और मेहका चौंक गए। मेहका हैरानी के साथ बोली, खुशी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि गोस्ट इंजेक्शन हितेश सिंघानिया की बॉडी नहीं सहन कर सकती और उसका इस्तेमाल करना भी इल्लीगल है। हमें कुछ और सोचना होगा। ये सुनकर अभय ने जल्दी से कहा, मेहका, मुझे लगता है खुशी सही बोल रही है। तुम्हें गोस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करना ही होगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अभय की बात सुनकर मेहका शांत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके माथे से पसीना बहने लगा था। कुछ देर सोचने के बाद मेहका धीमी आवाज में बोली, ठीक है, मैं गोस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेहका ने सिंघानिया साहब को गोस्ट इंजेक्शन लगा ही दिया। वो तीनों घबराए हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि अब क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। वही कमरे के बाहर सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। हिमांशी सिंघानिया और जतिन सिंघानिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। सबकी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई। अभय सबके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अभय हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे दादाजी बच गए हैं हिमांशी, ही इज सेफ नाउ। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोग खुश हो गए, लेकिन हरिदास नेमा को बहुत हैरानी हुई। वो हैरानी के साथ अपने आदमियों को बोला, ऐसा क्या किया मेहका ने कि हितेश सिंघानिया की जान बच गई? ये तो इम्पॉसिबल है। कहीं मेहका ने गोस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल तो नहीं किया सर? एक वही इलाज था उस जहर का, हरिदास नेमा के एक आदमी सोचकर कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मामूली सी डॉक्टर गोस्ट इंजेक्शन के बारे जानती भी नहीं होगी। गोस्ट इंजेक्शन के नीडल को बहुत ही परफेक्शन के साथ बॉडी में डाला जाता है और उसको डालने के लिए एक ट्रेन डॉक्टर की ज़रूरत होती है।
मिहिका, किसी भी एंगल से मुझे ट्रेन डॉक्टर नहीं लगती, हरिदास नेमा गुस्से में बोला। ठीक उसी वक्त हरिदास नेमा को अभय की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था न, तुम्हें दादाजी और मौत के बीच में मिहिका है। उसके होते हुए हितेश सिंघानिया को कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर हरिदास नेमा का गुस्सा और बढ़ गया। उसके पास अभय की बात का जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपने आदमियों के साथ घर के बाहर चला गया। अभय मामले को सबके लिए और टेंस नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मन में बोला, तेरा हिसाब तो बाहर करूंगा। हरिदास नेमा यहाँ से जा जरूर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि मैं जाने दे रहा हूँ, पर तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे उधर मौजूद लोग भी घर से बाहर जाने लगे। अभय हितेश सिंघानिया से मिलने कमरे के अंदर चला गया। इस वक्त मिहिका सोफे पर बैठी हुई थी। हितेश सिंघानिया की हालत इस वक्त बहुत नाजुक थी। वो सबसे बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। उसी समय कमरे के अंदर दमोश सिंघानिया आ गए और सीधा हितेश सिंघानिया के पास जाकर बोले, मुझे यकीन था कि आप बच जाओगे। मुझे हिमांशी पर यकीन था कि वो आपके लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढ के लाएगी। दामोश सिंघानिया के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर अभय चौंक गया। उसे दाल में जरूर कुछ काल लग रहा था। उसने झट से दामोश सिंघानिया से सवाल किया, वैसे हरिदास नेमा को घर पर किसने बुलाया था? आई एम श्योर हिमांशी ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर दामोश सिंघानिया डरते हुए बोला, मैंने बुलाया था क्योंकि वही हमारे घर के पर्सनल डॉक्टर है। उन्होंने ही अभी तक सबका इलाज किया है। ये सुनकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इससे पहले वो कुछ बोलता, हितेश सिंघानिया ने अभय की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभय मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हितेश सिंघानिया की बात सुनकर उधर मौजूद सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। दामोश सिंघानिया भी अपनी नज़र बचाते हुए वहां से चले गए। अभय हितेश सिंघानिया के पास जाकर बैठ गया। हितेश सिंघानिया धीमे आवाज में अभय से बोले, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची है। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा कर्जदार हो गया। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, मैंने नहीं, डॉक्टर मिहिका ने आपको बचाया है। ये सुनकर हितेश सिंघानिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभय के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर शांत रहने के बाद हितेश सिंघानिया सीरियस होकर बोले, अभय मुझे अच्छे से मालूम है कि दमोश मेरी जान लेना चाहता है। वो हरिदास से मिला हुआ है। ये सुनकर अभय चौंकते हुए बोला, आपको जब दमोश सिंघानिया के बारे में मालूम है तो आप अपने परिवार को ये बात क्यों नहीं बताते? मैंने तो सबके सामने ये बात इसीलिए नहीं बोली ताकि यहाँ कोई मुसीबत ना खड़ी हो। जिस परिवार में पैसों के लिए लड़ाइयाँ होती है वो परिवार खत्म हो जाता है। अभय दामोश पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए भी वो किसी को भी मार सकता है, अपने बाप को भी। हितेश सिंघानिया ने सीरियस होते हुए कहा। अभय के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ हितेश सिंघानिया की बात सुन रहा था। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए हितेश सिंघानिया बोले, कुछ दिन पहले दमोश मेरे लिए दवाएं लेकर आया था। मैंने जब से उसका इस्तेमाल करना शुरू किया मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और आज मैंने दामोश को हरिदास नेमा से मेरी मौत का प्लान बनाते हुए सुन लिया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो आज ही अपना प्लान पूरा करने वाले हैं। आपको ये सब अपने परिवार को बता देना चाहिए दादाजी। अभय सीरियस होकर बोला। नहीं नहीं नहीं, मैंने अगर परिवार को एक भी बात बताई तो परिवार टूट जाएगा, जंग शुरू हो आएगी, सबको पैसे से मतलब होगा और मेरे जिंदा रहते मैं ये सब होने नहीं दूंगा। हितेश सिंघानिया ने इमोशनल होते हुए कहा। उनकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगे थे। अभय ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और हितेश सिंघानिया को देते हुए बोले, आप अपने शरीर को इतनी तकलीफ मत दीजिए, आपको आराम की जरूरत है। अचानक से जतिन सिंघानिया की आवाज घर पर गूंज उठी, मैं दामोश सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को नुकसान पहुंचाने की? जतिन सिंघानिया ने चुपके से अपने दादाजी और अभय की बातें सुन ली थी। अभय जल्दी से कमरे के बाहर गया और जतिन सिंघानिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, जतिन, तुम किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हारे दादा ने जो भी फैसला लिया है
वो परिवार की शांति बनाए रखने के लिए लिया है, एंड आई एम श्योर उन्होंने तुम्हारे अंकल के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। हिमांशी, मिहिका और खुशी ये सब देख रहे थे। जाहिर सी बात थी, सबको दामोश सिंघानिया की सच्चाई पता लग गई थी। सबने मिलकर जतिन के गुस्से को शांत किया। कुछ देर के बाद जब माहौल शांत हो गया तो मिहिका, खुशी और अभय हितेश सिंघानिया से मिले। हितेश सिंघानिया ने दोबारा अभय के साथ साथ मिहिका और खुशी को थैंक यू बोला। इसके बाद अभय मिहिका और खुशी के साथ मिलकर जब अपने घर जाने लगा तभी पीछे से उसे हिमांशी ने रोक लिया। हिमांशी भागते हुए अभय के पास आई और उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, अभय, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है तुम मेरा साथ हमेशा दोगे, तुम हमारे परिवार के साथ हमेशा खड़े रहोगे। हिमांशी को अपने इतना करीब देखकर अभय बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन उसने धीरे से हिमांशी को खुद से दूर किया और बोला, ये मेरा फर्ज था हिमांशी, तुम अपना और दादाजी का ख्याल रखना। मिहिका हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हिमांशी हमें चलना चाहिए, मैंने दवाएं लिख दी है, जल्दी से जल्दी उन्हें मंगा लो। ये बोलने के बाद हिमांशी मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। मिहिका, खुशी, जोरा और अभय भी अपने घर के लिए निकल पड़े। गाड़ी के अंदर अभय शांत होकर बैठा हुआ था। तभी खुशी अभय का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम दुनिया के लिए शेर हो, लेकिन लड़की जैसे ही तुम्हारे करीब आती है तुम ढेर हो जाते हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, लड़कियां काटती है क्या तुम्हें? ये बोलकर खुशी हंसने लगी। उसको रोकते हुए मिहिका बोली, बकवास मत करो, गाड़ी चलाओ चुपचाप। मिहिका ने मुंह बना लिया था। ये पहली बार नहीं था कि अभय किसी लड़की के करीब जाते ही अनकंफर्टेबल हो गया हो। अभय हमेशा से ही ऐसा था। उसने अब तक सिर्फ रिया को दिल से प्यार किया था, उसके अलावा वो हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता था। और अब सानिया के साथ उसकी जिंदगी का अलग ही दौर शुरू हो गया था। उसे सानिया पसंद थी, लेकिन प्यार पता नहीं अभय अब प्यार कर भी पाएगा या नहीं। अभय शांत था, वो रोड की तरफ देख रहा था। अचानक से अभय ने देखा कि एक लड़की को बहुत सारे आदमियों ने घेरा हुआ था। अभय ने जब ध्यान से लड़की की तरफ देखा तो वो चौंक गया, ये तो जरीन रंधावा है, ये यहाँ क्या कर रही है और इतने सारे आदमी इसके पीछे क्यों पड़े हैं? मिहिका, मुझे लगता है कि जरीन रंधावा खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अभय ने सीरियस होकर कहा। अभय की बात सुनते ही खुशी ने जल्दी से कार में ब्रेक लगाए। अभय, तुम जो भी करना है प्लीज सोच समझ कर करना, वैसे भी मसूरी शहर में तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है, अब लिस्ट में और नाम मत ऐड कर देना। मिहिका परेशान होकर बोली, इसका मतलब हम नहीं चल रहे हैं, जरीन रंधावा की मदद करने के लिए मुझे भी जाना है, खुशी ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं खुशी, लेट अभय गो अलोन, वो अकेले सब संभाल सकता है। अभय, हम तुम्हें घर पर मिलेंगे। मिहिका की बात सुनकर अभय गाड़ी से उतरा और जरीन रंधावा की तरफ जाने लगा। कुछ आगे जाने के बाद वो एक गाड़ी के पीछे छुपकर मामला समझने के लिए उनकी बातें सुनने लगा। इस वक्त जरीन रंधावा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो डरते हुए अपने सामने खड़े आदमी को बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्या बिगाड़ाओ? हम पहले से बिगड़े हुए लोगों का हमें थोड़ा मजा कर लेने दो, फिर तुम्हें जाने देंगे, एक आदमी ने जवाब दिया और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी दूसरा आदमी जरीन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, भाई क्या फिगर है जरीन रंधावा का, अगर ये हमारा कुछ बिगाड़ भी देगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक उसी वक्त भीड़ के बीच से कोट पैंट पहने एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर बाहर आया और जरीन रंधावा के सामने खड़े होकर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, चलो तुमसे कोई मिलना चाहता है। ये बोलकर कोट पैंट पहना हुआ आदमी एक स्पोर्ट्स कार की तरफ जाने लगा। इस वक्त जरीन रंधावा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। सुनसान सड़क पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसे वो मदद के लिए बुलाती। वो डरते हुए उस आदमी के पीछे चलने लगी। अभय ये सब गाड़ी के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। वो धीमी आवाज में खुद से बोला, कौन हो सकता है गाड़ी के अंदर?
इतनी रात गए किसी लड़की को ऐसे तंग करना एक अच्छे इंसान की फितरत नहीं हो सकती। अभय की नज़र अब सिर्फ स्पोर्ट्स कार पर थी। वो जानना चाहता था कि गाड़ी के अंदर कौन है। जैसे जैसे जरीन रंधावा के कदम स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे मसूरी की ठंड में भी पसीने आ रहे थे। जरीन रंधावा स्पोर्ट्स कार के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद गाड़ी के अंदर से रितिका निकली। उसके हाथों में विस्की की बोतल थी और वो बहुत ज्यादा नशे में लग रही थी। उसकी आंखें नशे से लाल हो चुकी थी। अभय ने जैसे ही रितिका को देखा वो चौंकते हुए बोला, रितिका, ये लड़की किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। रितिका को देखकर जरीन रंधावा चौंक गई थी। वो जानती थी कि रितिका अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके आंखों से आंसू आने लगे। उधर खड़े कोट पैंट पहने आदमी ने रितिका से चिल्लाते हुए कहा, जरीन रंधावा, जमीन पर अपने घुटने टेक कर कान पकड़ के रितिका मैम से माफी मांगो। ये सुनकर जरीन रंधावा रोते हुए रितिका से बोली, रितिका, का एक्सीडेंट का पैसा तुम्हें मिल गया था, फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। रितिका जो नशे में झूल रही थी, उसने अपनी विस्की की बोतल जमीन पर फेंक दी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मुझसे मेरी फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए गए। अभय ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ। ये बोलकर रितिका गुस्से में आगे बढ़ी और जरीन रंधावा के बिल्कुल नज़दीक खड़ी होकर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, पिछली बार तो मुंबई में तुम्हें अभय ने बचा लिया था, पर ये मसूरी हैं, ना इधर अभय है और ना तुम्हें कोई बचाने वाला। अब क्या करोगी तुम जरीन रंधावा। तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि जिस चेहरे के दम पर इतना इतराती हो ना, उसे ही बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर जरीन रंधावा ने डर कर रितिका के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, रितिका, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे जो बोलोगी मैं वो करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बेटी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं तुमसे अभी पैर पकड़कर माफी मांग लूंगी। ये सुनकर रितिका जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रितिक हल्की सी मुस्कान के साथ जरीन रंधावा को बोली, पैर पकड़ने से क्या होगा, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हें मेरे सैंडल्स चाटने होंगे। ये कहकर रितिका ने अपने पैर आगे कर दिए। जरीन रंधावा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोने की आवाज और तेज हो गई। यहीं दूसरी तरफ जरीन रंधावा को रोता हुआ देखकर रितिका के आदमी जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया, झुको नीचे और चाटो मेरे सैंडल्स को, रितिका फिर से चिल्लाते हुए बोली। उधर मौजूद सभी लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और जरीन रंधावा की वीडियो बनाने लगे। जरीन रंधावा के पास रितिका की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। जरीन रंधावा जैसे नीचे बैठी तभी एक तेज आवाज वहां पर गूंज उठी, बहुत शौक है तुम्हें अपने जूते चटवाने का, मुझसे ये करवा पाओ तो मानूं। ये आवाज सुनकर सबकी गर्दन उस तरफ घूम गई। अचानक से एक आदमी घबराते हुए बोला, ये तो अभय है, इसी ने उस दिन हमें मारा था। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। पलक झपकते ही अभय रितिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। अभय को देखते ही रितिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जैसे एक झटके में उसका सारा नशा उतर गया हो। रितिका घबराते हुए बोली, अभय, तुम। उसी वक्त गाड़ी के अंदर से रितिका का नया बॉयफ्रेंड मिथुन शाह बाहर निकला। वो सीधा अभय के पास गया और चिढ़ते हुए बोला, तो तुम हो अभय, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ, ये रितिका और जरीन रंधावा के बीच का मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच का मैटर है तो चपट गंजू, तू क्या यहाँ भुजिया तलने आया है, चल निकल, अभय ने गुस्से में कहा। ये सुनकर मिथुन को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, इतनी अकड़ बहुत भारी पड़ेगी तुझे। ये मेरी अकड़ नहीं, मेरा अंदाज है, अब निकल, अभय ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। मिथुन शाह को अभय के बात करने के अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में आग बबूला होता जा रहा था। अपनी बात कहने के बाद
अभय ने जरीन रंधावा की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, चलो जरीन, अगर किसी ने हमें रोका तो ऐसी हालत करूंगा कि चलने लायक नहीं बचोगे बिगड़े हुए बच्चों। ये बोलने के बाद अभय ने रितिका की तरफ देखा और गुस्से में बोला, और तुम, लगता है तुम हमारी पिछली मुलाकात भूल गई हो। तब तो मैंने तुमसे केवल कॉन्ट्रैक्ट छीना था, पर इस बार मैंने तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी अभय नहीं। ये सुनकर रितिका डर गई, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ठीक उसी वक्त मिथुन शाह गुस्से में अभय से बोला, अभय, इन धमकियों को अपनी जेब में डालकर रखो। रितिका मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इज्जत से बात करो, और करियर तो मैं इस जरीन रंधावा का खत्म करूंगा, देखता हूं तुम क्या करते हो। ये सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगा, इज्जत? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इज्जत सूट नहीं करती। जो लड़की सबके सामने दूसरी लड़की की इज्जत का मजाक उड़ाए, उससे अच्छे से बात करना मुझे नहीं आता। वैसे तुम जरा बचकर रहना, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड लड़कों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। तुमसे पहले जतिन सिंघानिया को किया, उससे पहले किसी और को कर रही थी, और उससे पहले किसी और को, पर छोड़ो यार, तुम हो ही इसी लायक। ये सुनकर मिथुन शाह को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए अपनी आदमियों को बोला, तुम सब खड़े होकर क्या देख रहे हो? मारो इस अभय को, इसकी हड्डियों की टूटने की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। ओहो, तुम्हें बस यही तो नहीं करना चाहिए था, अब मुझे एक्शन दिखाना पड़ेगा, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मिथुन शाह का एक आदमी तेज रफ्तार में अभय की ओर भागा। वो आदमी जैसे ही अभय के करीब पहुंचा, अभय ने उसे इतनी जोरदार मुक्का मारा कि उस आदमी का सिर रितिका की स्पोर्ट्स कार के शीशे पर जाकर लगा। उस आदमी के सिर से खून बहने लगा। अभय मुस्कुराते हुए रितिका से बोला, अरे ये क्या, तुम्हारी गाड़ी तो टूट गई, अब क्या तुम फिर से पैसा मांगोगी? उस आदमी की हालत देखकर सब डर गए थे। उसको देखकर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई अभय पर अटैक करने की। सब शांत खड़े थे। अभय ने फिर जरीन रंधावा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो जरीन, यहाँ से। ये बोलकर अभय सबसे दूर जाने लगा। जरीन रंधावा भी अभय के साथ चलने लगी। दोनों टैक्सी में बैठकर घर की तरफ निकल गए। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। जरीन बस रोए जा रही थी। अचानक से अभय ने जरीन रंधावा से सवाल किया, अब रोना बंद करो, सब ठीक है। ये बताओ, तुम यहाँ मसूरी में क्या कर रही हो, और तुम्हें रितिका के आदमियों ने कैसे ढूंढा? ये सुनकर जरीन रंधावा का चेहरा उदास हो गया। वो नम आंखों से अभय को बोली, मुझे स्काई व्यू कंपनी से ऑफर आया मसूरी में एक शो करने के लिए। मैं इधर आई तो मुझे शो के असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल पुरी ने अपने घर स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बुलाया। मुझे सब नॉर्मल लगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब? अभय ने चौंकते हुए पूछा। जरीन रंधावा रोते हुए बोली, जिस वक्त मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, उस वक्त साहिल ने मुझे गलत तरीके से टच करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे मेरा करियर खत्म करने की धमकी दी। मैं डर के घर से भाग निकली, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साहिल और रितिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये उसी की चाल थी। फिर रितिका के आदमियों ने मुझे सड़क पर घेर लिया। ये बोलने के बाद जरीन रंधावा जोर जोर से रोने लगी। अभय उसे चुप कराने के लिए बोला, इसे एक फ्रेंड की एडवाइस समझना जरीन, आज के वक्त में हर किसी को अपने लिए लड़ना आना चाहिए। यूं रोकर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगी, फाइट बैक। जरीन ये सुनकर कुछ शांत हुई तो अभय ने सीरियस होकर कहा, वैसे डोंट वरी, मैं साहिल पुरी के बारे में धीरज राजपूत को बताऊंगा। ही विल टेक सम एक्शन अगेंस्ट हिम। आपने मेरे लिए ऑलरेडी इतना सब कुछ किया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मुझे काम नहीं मिल रहा। अगर सब जगह ये बात फैली तो रहा सहा काम भी चला जाएगा। जरीन रंधावा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अभय ये सुनकर बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद टैक्सी जरीन रंधावा के होटल के सामने रुक गई। बाहर निकलने से पहले जरीन रंधावा ने अभय से मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूं। इस होटल के रेस्टोरेंट की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। लेट्स हैव अ कॉफ़ी टुगेदर। थैंक यू सो मच जरीन, पर अभी मुझे घर जाना है, रात काफ़ी हो चुकी है, कभी और, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। अभय घर के लिए निकल गया।
अगले दिन सुबह के 10 बजे चुके थे। अचानक से अभय को मेहिका की आवाज सुनाई दी, अभय उठ जाओ, कितने देर तक सोते रहोगे? अभय ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मेहिका, जोरा और खुशी तैयार खड़ी थी। वो अपने आंखों को मींचते हुए आलसी आवाज में बोला, तुम सब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमने सुना है देहरादून में एंटीक वेपन्स की एग्जीबिशन है, हम वहीं जा रहे हैं, खुशी एक्साइटेड होकर बोली। उसी वक्त मेहिका सीरियस होकर बोली, अभय, तुम पहले कितने डिसिप्लिन्ड थे, तुम जल्दी से सोकर उठ जाते थे, अपना हर काम कर लिए करते थे, अब खुद को देखो, तुम कितने आलसी हो गए हो। ये सुनकर अभय मजाकिया अंदाज में मेहिका से बोला, अरे तुमको क्या बताऊं, जब मैं 3 साल तक रिया और उसकी माँ के चुंगल में फंस गया था, उन्होंने न घर का छोड़ा न घाट का, खाने को गाली और पीने को पानी मिलता था, ऐसे हालातों से जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब चैन से सोने मिल रहा है तो सो रहा हूँ आराम से। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। मेहिका को भी हंसी आ रही थी लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और सीरियस होकर बोली, हमें आने में लेट हो जाएगा, तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा है, खा लेना। सब हैरान होकर मेहिका को देखने लगे। वो भले ही हर समय अभय से बहुत सख्ती से पेश आती थी लेकिन उसकी बहुत परवाह भी करती थी। वो तीनों घर से निकलने लगे तो मेहिका अचानक से बोली, अभय, मुझे आज सुबह कप्तान साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कलिंगा के बारे में बात की। वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कलिंगा को ढूंढ लें क्योंकि पलक को बचाने के लिए कलिंगा को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कप्तान साहब, और तुमने कहा तो करना पड़ेगा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। तीनों के जाते ही अभय ने सबसे पहले धीरज राजपूत को फ़ोन किया। कैसे हो अभय, आज अचानक से याद किया, क्या बात है? धीरज राजपूत ने एक्साइटेड होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे साहिल पुरी के बारे में बात करनी थी, अभय सीरियस होकर बोला। ये सुनकर धीरज राजपूत हैरानी के साथ बोला, साहिल पुरी, वो तो फिल्म डायरेक्टर है, उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? उसने जरीन रंधावा के साथ बदतमीजी की थी, आई एम श्योर और भी लोगों के साथ करता होगा, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, अभय ने गुस्से में कहा। ये सुनकर धीरज राजपूत सीरियस होते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। धीरज राजपूत की ये बात सुनते ही अभय ने फ़ोन काट दिया। इसके तुरंत बाद अभय ने जतिन सिंघानिया को फ़ोन किया। जतिन सिंघानिया ने जब फ़ोन उठाया तो अभय को जतिन सिंघानिया के पीछे से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी रही थी। तुम कहाँ हो इस वक्त जतिन, सुबह सुबह पार्टी करने चले गए क्या? अभय ने पूछा। मेरी एक मीटिंग है, आज फिर से बॉक्सिंग मैच होगा, उधर अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स और उनके बॉसेस आएंगे, मैंने तो सुना है लेजेंड गैंगस्टर और सबके गॉडफादर जिन्हें सब हंटर कहते हैं, वो भी इस इवेंट में आने वाले हैं, जतिन सिंघानिया एक्साइटेड होकर बोला। ये सुनकर अभय चौंक गया। उसने हंटर का नाम पहले भी सुना था लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, जतिन सिंघानिया बोला, अरे सॉरी अभय, मैं अपनी बात बताने लगा, तुम बताओ क्यों याद किया है मुझ जैसे गरीब को? जतिन, मैं चाहता हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से रितिका को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैन करवा दो। ये सुनकर जतिन सिंघानिया ने गुस्से में कहा, उसने फिर से कुछ किया, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जतिन की ये बात सुनकर अभय जैसे ही फ़ोन काटने जा रहा था उसे कुछ ध्यान आया और वो बोला, जतिन, क्या आज के मैच में मैं आ सकता हूँ? जतिन खुश होकर बोला, अरे हाँ, आओ ना, तुम्हें सबसे अच्छी सीट पर बैठाऊंगा, आ जाओ। अभय बॉक्सिंग मैच के लिए निकल चुका था। वहां दूसरी तरफ जरीन रंधावा थिएटर के अंदर पूरी टीम के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से उसका प्रैक्टिस के लिए आना जरूरी था। रात के हादसे के बाद जरीन थोड़ा सहमी हुई थी। अचानक से उसे पीछे से साहिल पुरी की आवाज़ सुनाई दी। जरीन साहिल को देखकर डर गई। साहिल जरीन के पास खड़ा हो गया और चिढ़ते हुए धीमी आवाज़ में बोला, अपने सामने देखो, रणवीर जाधव बैठा है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वो तुम्हारे साथ अकेले में स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है।
जरीन चौंक कर साहिल को देखने लगी। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे तो मना कर दिया। उसे कैसे करोगी? अगर तुमने उसे मना किया तो वो तुम्हें रिप्लेस करके कोई और हीरोइन ले आएगा। अब क्या करोगी तुम? अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी, उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर की केबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो न हो डॉक्टर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमज़ोर अनिका ने थोड़ी ताक जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हो। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट्स के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नज़रों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट से अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वैकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फवारा बना था, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफा पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुराते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते। लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नर्म मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेट कर बनाई गई हो वैसी उसकी 2 आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा था तो बस उसका बेडौल और निराकार शरीर। बिन माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज में उस पर गरज पड़े, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के एक लौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी।
डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामिनी को और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा सुनाई दे रहा था। लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदलकर उनके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी करने के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकाल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। गौतम अपनी बात कहते हुए रुक गए, लेकिन अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गए थे। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था? अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीने की फुटेज मांगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसे देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज्यादा उसे ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता, सिर्फ वो अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी डाल रही थी। तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आए। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती है, वैसे ही बाइक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज़ सुनकर अनिका ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था, और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा, उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा।
आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे? कुणाल अनिका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सुजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पांव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनिका एक डरे सहमे मेमने की तरह घबराकर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पांव को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूं। आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया था तब से उसकी नज़र अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए रम के घूंट लिए और अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बुरे दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि इसके नाजायज़ बच्चे को भी मैं अपना नाम दूं। एक तो इसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भागा था मैं, ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी यह धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाए। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो, इस तरह उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो, इस बेशरम लड़की को शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी, और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये बोलते हुए वो गुस्से में अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपना बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा हट थी, उतनी ही ज्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदी थी, मगर अब उसे इस बात पर कुणाल से ज्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आईफिदी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोली।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपने पीठ के बल गिरी और बेहोश होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वही खड़ा बेशर्म और बेसुध बनकर रम के घुट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी, उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज़ अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट मां के पास में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मोम, क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, ओह कम ऑन मोम, स्कूल में हमें टीचर कहती हैं कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूं ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हेड में से बाहर निकाला है। आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़े। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ा उसका शरीर अब एकदम सामान्य था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गालों के साथ अ परफेक्ट जॉलाइन, गुलाबी पंखुड़ी जैसे नर्म होंठ और सुराही सी लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक नज़र जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की जमीन पर कदम रखते ही न जाने क्यों अनिका की बाईं आंख फड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हो।
अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से 3 और लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्राली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा गौतम का फ़ोन आया। अनिका के फ़ोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर वो आगे कहा, खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। जैसा कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफ़ी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और अरोगेंस से भरपूर। वो तो अनिका का इंतज़ार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर ज़मीन पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लूँगा। कुणाल के ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर्स साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए, जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे न देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र एयरपोर्ट के गेट पर पड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़र वही अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई, उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे, और इसलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में पहली बार आए लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आए होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नज़रों से अनोटिस्ड रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबल में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी।
अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहां चाहे छोड़ देता हूं न। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओह समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फोन आया। कुणाल ने जैसे ही फोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे हो। और वो रूडली फोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी! ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूं ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई ही नहीं। आप अगर बेंगलुरु की फ्लाइट में आए हैं तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मूड कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी, अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका तो देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा, कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। साहिल की बात सुनते ही जरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने साहिल को घूरते हुए कहा, साहिल सूरी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता है ना कि हाई ग्रुप ने मुझे खुद साइन किया है। साहिल ने हंसते हुए कहा, अब क्या सती सावित्री बन रही हो? सब जानते हैं तुम यहाँ कैसे आए हो। धीरज राजपूत के असिस्टेंट को खुश कर दिया ना तुमने, और उसकी हेल्प से इतने बड़े प्रोडक्शन में सेकंड फीमेल लीड का रोल ले लिया। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, साहिल सूरी। साहिल ने जैसे ही पलटकर उस आदमी को देखा वो चौंक गया, मिस्टर लोधी आप यहाँ? मिस्टर लोधी मसूरी में हाई ग्रुप के इंचार्ज थे। वो अंदर आए और साहिल की तरफ देखकर बोले, यही है वो, इसे कोने में ले जाकर इतना मारो कि सपने में भी लड़की के बारे गलत न सोच पाए। मिस्टर लोधी की आवाज इतनी लाउड थी कि सारे क्रू ने उसकी बात सुनी। कुछ लोग साहिल को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गए
उसके जाने के बाद मिस्टर लोधी जरीन के पास आए और रिस्पेक्ट से कहा, मिस रंधावा, आई एम सॉरी, हमारे नेग्लिजेंस की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ी, बट डोंट वरी, आगे से ऐसा नहीं होगा और उस साहिल सूरी को भी हम इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन। ये देखकर पूरा क्रू हैरान था क्योंकि मिस्टर लोधी खुद जरीन से माफ़ी मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सारा सिनेरियो देखकर रणवीर जाधव बड़े इंटरेस्ट से जरीन की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में साहिल की दर्द भरी चीख की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। इधर अभय सिंघानिया हाउस पहुंच चुका था और अब तो सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स भी अभय से फैमिलियर हो चुके थे। मिस्टर सिंघानिया की हेल्थ अब पहले से बेहतर थी, लेकिन इस ओल्ड एज के कारण उनका कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करना जरूरी था। अभय को देखते ही मिस्टर सिंघानिया बिस्तर से उठकर बैठना चाहते थे, लेकिन अभय उनके पास बैठते हुए बोला, आप लेटे रहिए। मिस्टर सिंघानिया ने हताश होकर कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी जवानी में ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वो वाघमरे बचपन से ही मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता था और देखो मेरी एज का होने के बावजूद 20 साल छोटा लगता है। मिस्टर सिंघानिया इसी वजह से हिमांशी और जतिन को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहते थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना इजी नहीं था। इतना बॉडी पेन और डिसिप्लिन फॉलो करना रिच लोगों के बस की बात नहीं थी, जिन्हें हमेशा ऐशो आराम और कंफर्ट में रहने की आदत होती है। वैसे भी ज़्यादातर रिच फैमिलीज बॉडीगार्ड हायर कर लेते थे, लेकिन वाघमरे फैमिली में सेफ्टी के लिए सभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, अभय अगर पॉसिबल हो तो जतिन को भी नाइट फाइटर ग्रुप ज्वाइन करवा दो। मैं और उसके पेरेंट्स तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और उसे फैमिली बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, वैसे भी उसे मार धाड़ का शौक है। अभय मुस्कुराते हुए बोला, जतिन में अभी बचपना है दादाजी, और नाइट फाइटर बनना इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। इसमें ऐसे डिफ़िकल्ट मिशन भी होते हैं जहां लाइफ एंड डेथ का पता नहीं होता और ऊपर से अंडरग्राउंड गैंगस्टर के साथ भी राइवलरी चलती रहती है। ऐसे में लाइफ हमेशा डेंजर में रहती है। यू नेवर नो हु इज़ योर एनिमी। मिस्टर सिंघानिया ने हताश होकर कहा, आई अंडरस्टैंड, वैसे तुम किसी काम से आए थे? अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे ये जानना था कि आपके पास कोई पावर स्टोन है जो टच करने में कोल्ड हो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता हो। मिस्टर सिंघानिया ने चौंकते हुए पूछा, हाँ ऐसा स्टोन है तो, लेकिन ये दादा परदादा के जमाने से हमारी फैमिली में पास डाउन हो रहा है, पर तुम्हें ये कैसे पता? अभय ने पूछा, मुझे बाय चांस ये पता चला मिस्टर सिंघानिया, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो स्टोन आप मुझे दे सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया सोच में पड़ गए और फिर कहा, ये स्टोन मेरी फैमिली में सदियों से है और अब फैमिली हेड होने के नाते ये मुझे मिला है, लेकिन मैं ये तुम्हें कैसे दूं? उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन अगर तुम हिमांशी से शादी करके इस घर के दामाद बन जाओ तो मैं बेझिझक वो स्टोन तुम्हें दे दूंगा। अभय ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया इट्स ओके, मुझे ये स्टोन नहीं चाहिए। मिस्टर सिंघानिया जोर से हंसते हुए बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा है, वो स्टोन मेरे किसी काम का नहीं है। अभय, तुमने 3 बार मेरी जान बचाई है। वो अलमारी में दूसरा ड्रॉअर खोलो, वहाँ एक लाल रंग का बॉक्स रखा है। मिस्टर सिंघानिया के इशारे पर अभय ने ड्रॉअर खोला। उसके अंदर एक डार्क रेड बॉक्स था और बॉक्स खोलते ही अभय ने उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर स्टोन रखा हुआ देखा। ये विशाल राठौर के पास रखे स्टोन से भी बड़ा था। अभय ने जैसे ही पावर स्टोन उठाया, उसे ऐसा लगा कि जैसे स्टोन के अंदर कोई पावर है जो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। मिस्टर सिंघानिया ने पूछा, तुम्हें यही चाहिए था? अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, वैसे तुम मिहिका और जोरा, तुम लोग यहाँ आते रहा करो, अच्छा लगता है, तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे ही हो। अभय मुस्कुराते हुए बोला, शो अभी हम मसूरी में ही एक मिशन के लिए है, इसलिए आपसे अक्सर मिलने आ सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया ने कंसर्न से पूछा, मिशन डेंजरस है?
अभय मुस्कुराकर बोला, हमारे नाइट वॉच मिशन में सब कुछ डेंजरस है। अभय ने मिस्टर सिंघानिया और उनकी फैमिली के साथ लंच किया और फिर स्टोन लेकर घर के लिए निकल गया। वो रास्ते में था तभी सानिया का फ़ोन आया। अभय, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करूंगी। सानिया की बात सुनते ही अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम पागल हो गई हो सानिया? ये क्या बोल रही हो? अभय का जवाब सुनकर सानिया चिढ़ते हुए बोली, तुमसे ऐसे तो मिलना इम्पॉसिबल है। तुम्हारे मिशन के चक्कर में तुमसे कई दिनों तक बात तक नहीं होती है। अगर तुम्हारी एजेंसी ज्वाइन कर लूंगी तो कम से कम मिशन के बहाने तो तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। अभय चौंक कर बोला, तुम इसलिए ज्वाइन करना चाहती हो एजेंसी? मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। इसके बारे में सानिया, ये सब कोई मजाक नहीं है। मर जाते हैं लोग इस काम में। सानिया सीरियस होकर बोली, आई नो, और मैं तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ एजेंसी। मुझे कुछ करना है लाइफ में। अभय, तो तुम कर तो रही हो सानिया, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हो। ये कोई छोटी बात है, और अगर मिस्टर राठौर को तुम्हारे इरादे पता चले तो फिर क्या होगा? तुम उन्हें ये तो बता नहीं पाती कि तुमने फाइटिंग सीखी है। वो गुस्सा। अभय अपन बात पूरी करता उससे पहले सानिया बोली, पापा को मैंने सब बता दिया है। मेरी इच्छा जानकर वो खुद चाहते हैं कि मैं एजेंसी ज्वाइन करूं, और मैं आज शाम को नाइट फाइटर एजेंसी के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल रही हूं। मुझे पता था तुम नाटक करोगे, इसलिए मैंने खुशी से ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब नाइट फाइटर बनकर ही तुमसे मिलूंगी, मेरे नाइट फाइटर ज़ीरो। अभय कुछ बोल पाता, सानिया ने उससे पहले फ़ोन काट दिया। अभय को सानिया की चिंता सताने लगी थी, लेकिन वो मिस्टर राठौर और सानिया की मर्जी के आगे कुछ नहीं कह सकता था। घर पहुंचकर अभय कमरे में जाकर शांति से बैठा और हाथ में पावर स्टोन को कस के पकड़कर मेडिटेशन करने लगा। कुछ ही देर में पावर स्टोन गायब हो गया था, लेकिन अभय को अपने शरीर में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रही थी। अभय के बाहर आते ही जोरा को अभय की बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हुआ। उसने तुरंत पूछा, तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। यू गॉट पावर स्टोन? अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यह आज मैं तुम्हारे लिए भी एक पावर स्टोन ढूंढ लाऊंगा, उसके बाद तुम भी सुपर लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। ये सुनकर जोरा की आंखों में चमक आ गई। शाम के करीब 7 बजे उसे जतिन का कॉल आया, जो उसे अंडरग्राउंड कसीनो ले जाने वाला था। अभय रेडी होकर नीचे आया। जतिन बाहर ही उसका वेट कर रहा था। इस बार अभय जोरा को साथ नहीं ले गया था। कसीनो पहुंचकर दोनों बड़े आराम से अंदर चले गए। उसी वक्त एक 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक आदमी लैपटॉप के सामने बैठकर स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हंटर सर, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो आ गया है। स्वीट के बैक रूम से आवाज आई, ओ तो फिर पैक अप करो। अभय और जतिन अंडरग्राउंड कसीनो के ग्राउंड फ्लोर में थे। जतिन ने एक्साइटेड होकर कहा, अभय, बॉक्सिंग मैच 12 बजे शुरू होगा, अभी तो बस 8 बज रहे हैं, तब तक हम शॉपिंग कर लेते हैं। जतिन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, वैसे अभय, हम लोग बा एरिया में भी जा सकते हैं, वहाँ बहुत हॉट लड़कियां होंगी। अभय ना में सर हिलाते हुए बोला, वहाँ तुम ही जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। बाय द वे, पिछली बार तुमने पैसे दे दिए थे? जतिन ने सीरियस होकर कहा, नहीं, एंड इट्स स्ट्रेंज कि इतना बड़ा अमाउंट था, लेकिन कोई पैसे मांगने नहीं आया भैया, मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन दिखाया। अभय मुस्कुरा कर बोला, तुम जाओ, डोंट वरी अबाउट मी, मैं बस आसपास थोड़ा घूमने वाला हूँ। जतिन ने एक टिकट अभय को देते हुए कहा, ओके, लेकिन अगर आपको आना हो तो रूम नंबर U7 में आ जाना। अभय ने टिकट ले ली और जतिन भागते हुए बा एरिया की तरफ चला गया। अभय करीबन आधे घंटे तक ग्राउंड फ्लोर पर घूमता रहा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, मिस्टर कपूर। अभय ने देखा कि एक आदमी, जिसने कसीनो अटेंडेंट का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसने उसके पास आकर कहा, मिस्टर कपूर, कोई आपसे मिलना चाहता है। अभय ने पूछा, मुझसे कौन मिलना चाहता है? अटेंडेंट ने कहा, आप उनसे मिलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे।
अभय ने सीरियस होकर कहा, या तो तुम मुझे उसका नाम बताओ या उससे कहो कि खुद आकर मिल ले। ये सुनकर अटेंडेंट घबरा गया। तभी अटेंडेंट के हेडफोन पर किसी के हंसने की आवाज आई और एक आदमी ने कहा, बता दो उसे कि मैं कौन हूं। अब तक अभय पलटकर आगे बढ़ गया था, लेकिन वेटर ने रोकते हुए कहा, मिस्टर कपूर रुकिए, एक्चुअली हंटर सर आपसे मिलना चाहते थे। हंटर इस अंडरग्राउंड कसीनो का मालिक था। हंटर के बारे में कोई भी डिटेल निकालना नामुमकिन था, यहाँ तक नाइट फाइटर भी उसकी आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाए। हंटर तो बस उसका पेट नेम था। अभय को लग रहा था कि कहीं हंटर को उसके नाइट वॉचमैन जीरो होने के बारे में पता तो नहीं चल गया। इनफैक्ट अभय तो हमेशा से हंटर से मिलने में इंटरेस्टेड था। अभय ने मुस्कुराते हुए अटेंडेंट से कहा, ओके लीड द वे। वेटर ने पोलाइटली कहा, दिस वे प्लीज। अभय वेटर के पीछे पीछे बार एरिया के फर्स्ट एरिया में पहुंचा। वो एरिया बाकी एरिया से काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ पर काफ़ी नौजवान लोग थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी। वेटर के पीछे पीछे अभय एक ब्राइट एरिया में आ गया था। यहाँ म्यूजिक की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और कुछ लोग पीछे हाथ बांधकर खड़े थे। सभी ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और उन्हें देखकर ही अभय ये अंदाजा लगा सकता था कि वो लोग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे। वहां आने के बाद एक सूट वाले आदमी ने उसे ग्रीट किया और तब वेटर वहां से वापस चला गया। उस आदमी ने कहा, दिस वे प्लीज। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मिस्टर कपूर सर आपका ही वेट कर रहे थे इस तरफ। उसके पीछे पीछे अभय बार के आखिरी हिस्से में पहुंच गया था। बार टेबल के सामने एक खूबसूरत लेडी खड़ी थी। उसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। अभय का बहुत सी ब्यूटीफुल लड़कियों से सामना हुआ था। मिहिका, सानिया, कशिश ये सब बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये लड़की एलिगेंट ब्यूटी थी, जैसे कोई राजकुमारी या अप्सरा हो। उस आदमी ने तुरंत झुककर कहा, हंटर सर ये मिस्टर कपूर है। ये सुनते ही अभय की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हंटर कोई लड़की होगी। हंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कपूर लास्ट टाइम मैंने ब्लू स्टार तलवार के साथ देखा था, तब आप बड़ी आसानी से बच गए थे। मैं तब से आप जैसे टैलेंटेड आदमी से मिलना चाहती थी। अभय ने पूछा, क्या तुम हंटर हो? ये अंडरग्राउंड कसीनो तुम्हारा है? हंटर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये मेरा है, मैं ही हंटर हूँ। ये सुनकर अभय के एक्सप्रेशन बदल गए और वो पलट कर जाने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। एक आदमी ने कहा, सर आप ऐसे नहीं जा सकते। अभय ने भान चढ़ाकर उस आदमी को देखा और बोला, मुझे कहा गया था कि हंटर ने मुझे बुलाया है और फिर इस लड़की को मेरे सामने हंटर बनाकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर तुम्हें प्रिटेंड ही करना था तो किसी हटे कट्टे आदमी को खड़ा कर देते। तुम ही बताओ, ऐसी ब्यूटीफुल और डेलिकेट लड़की इतना बड़ा अंडरग्राउंड कसीनो संभाल सकती है क्या? पीछे से लड़की के हंसने की आवाज आई, ओ मिस्टर कपूर दैट्स इंटरेस्टिंग, ऐसा कॉम्प्लीमेंट मैंने पहली बार सुना है। टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी भी यंग नहीं हूँ, बस अपनी केयर करती हूँ। ये कहते हुए उसने टेबल से वाइन का ग्लास उठाया और अभय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई थिंक हमारा मिलना एक डेस्टिनी है, इसलिए क्यों ना वाइन पीकर सेलिब्रेट करें। वैसे तो अभय की ड्रिंकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। वो 10 ग्लास विस्की के पी सकता था और उसे ज़रा भी नशे नहीं होता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस वाइन में क्या मिला है, पॉइजन या ड्रग्स हो सकता था। उसे अभी इस लड़की के मिलने का पर्पस भी समझ नहीं आ रहा था। अभय ने कहा, सॉरी आई डोंट ड्रिंक। हंटर मुस्कुराते हुए बोली, ये तो झूठ है, मैं जानती हूँ तुम कितना ड्रिंक कर सकते हो। तब एक आदमी ने गुस्से में कहा, तुम्हें सर की रिस्पेक्ट करना नहीं आता? उन्होंने कहा, ड्रिंक करने तो करना पड़ेगा। हंटर एक फीमेल थी, लेकिन सभी उसे सर कहकर ही बुलाते थे। अभय सीरियस होकर बोला, तुमने मुझे यहाँ इनवाइट किया और फिर इस लड़की को फेक हंटर बनाने का ड्रामा खेला। तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ, या तुम लोग इतना फ्री हो कि मुझे एंटरटेन करने के लिए इतना सब ड्रामा कर रहे हो? उस आदमी ने वाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर आपको ये वाइन पीना पड़ेगा वरना आप यहाँ से नहीं जा सकते।
अभय ने घूरते हुए कहा, तुम मुझे रोक पाओगे? और रही बात ड्रिंक करने की, तो मैं ये वाइन नहीं पीऊंगा। कह दिया मतलब कह दिया, देखते हैं किस में दम है जो अभय को जाने से रोक पाए। ये कहकर अभय दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभय को जाते देख वो आदमी गुस्से में अभय की तरफ आगे बढ़ा ही था कि एक झटके में अभय ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। अभय का पावर इतना स्ट्रांग था कि हंटर ने जो हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था वो टूट गया और वो जोर से चिल्ला पड़ी। आसपास खड़े लोग भी अभय की ताकत देखकर हैरान थे। तभी एक आदमी दरवाजे के पीछे से ताली बजाता हुआ बाहर हुआ और कहा, शो इनफ। जैसे सुना था उससे कहीं ज्यादा है, अभय अपने साथियों में सबसे बेस्ट है। अभय ने पलटकर पीछे देखा। 3 लोग कमरे से बाहर आ रहे थे। बीच में एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो छड़ी के सहारे चल रहा था। उसके एक तरफ एक आदमी और दूसरी तरफ एक लेडी थी। वो अधेड़ उम्र का आदमी ही ताली बजा रहा था। उसके आधे बाल ग्रे हो चुके थे। वो करीबन 70 साल का होगा, लेकिन देखने में वो एनर्जेटिक लग रहा था। उसने अभय की तरफ देखकर कहा, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रांग हो। गुड, वेरी गुड।